Hello students, myself Dr. Ashish Srivastav and today we will discuss another very important topic of human reproduction chapter, that is pregnancy. तो आज का ये लेक्चर जो है वो प्रेगनेंसी पर हम फोकस करेंगे और प्रेगनेंसी जो एक टॉपिक है उससे पहले अगर आपने इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसे सभी टॉपिक्स को अगर आपने नहीं स्टडी किया है तो पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें जिनमें आपको oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, जब आप इन टॉपिक्स को प्रॉपरली स्टडी कर लेंगे तो आपको ये टॉपिक जो है प्रेगनेंसी वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करना मत भूलिए। प्रेगनेंसी जो एक टॉपिक है वो बेसिकली हम किस पर्टिकुलर इवेंट के बाद स्टडी करते हैं, तो देखिए जैसे ही इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी होती है, यानी कि आफ्टर इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि इम्प्लांटेशन की प्रोसेस में कुछ इवेंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद अगला इवेंट हम लोग स्टडी करते हैं इम्प्लांटेशन, जिसमें हम देखते हैं कि जो जाइगोट होता है वो जाइगोट अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लीवेज डिवीजन को, इवन फोर्थ क्लीवेज डिवीजन को भी कंप्लीट करने के बाद मॉर्यूला स्टेज में आता है, यानी कि एम्ब्रियो इस समय क्या माना जाता है, मॉर्यूला, एंड देन मॉर्यूला ट्रांसफॉर्म्ड होता है इनटू ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट जो है वो मदर के यूट्राइन वॉल पर, एंडोमेट्रियम वॉल पर अपना क्या करता है, अटैचमेंट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो अभी तक की जो प्रोसेस हमने पढ़ी उसमें हमने इन सभी इवेंट्स को प्रॉपरली स्टडी किया, यानी कि जाइगोट से लेकर इम्प्लांटेशन तक की प्रोसेस को, ठीक है ना। तो मुझे लगता है यहां तक का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट मैटरनल यूटेराइन वॉल पर हो जाता है, यानी कि जैसे ही आपका ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम लेयर से अटैच हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट को एंडोमेट्रियम लेयर से अटैच करने के लिए ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो एक्चुअली में मैटरनल कह सकते हैं ब्लड एंड यूट्राइन टिश्यूज के साथ क्या करती हैं, अपना अटैचमेंट। और आप देखेंगे कि इस अटैचमेंट के बाद जो एंडोमेट्रियम लेयर हैं उनकी सेल्स अपना रैपिडली डिवीजन करके ब्लास्टोसिस्ट को अपनी एंडोमेट्रियम वॉल पर क्या कर लेती है, एम्बेडेड कर लेती है, या इस तरीके से पूरी तरह से चारों तरफ से कवर्ड कर लेती हैं। अब क्या होता है, तो अब जो भी हम स्टडी करेंगे डेट इज इन्वॉल्व इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में सबसे पहले आप देखेंगे इम्प्लांटेशन के बाद अब जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं वो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपेयर करती हैं, और उन ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। आपको याद रखना है कि अभी तक क्या हुआ, तो ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट यूट्राइन वॉल से हो गया, यूट्राइन वॉल की सेल्स ने रैपिडली डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से एम्बेडेड कर लिया। देन आफ्टर क्या होगा कि अब जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट हैं वो अपने कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपेयर करेंगी, और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम नाम देते हैं कोरियोनिक विलाई। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब कोरियोनिक विलाई क्या करेंगी, कोरियोनिक विलाई आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यूज एंड मैटरनल ब्लड। तो आप देखेंगे इस तरीके से जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, मान लीजिए ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, ये कुछ फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस निकालेंगी, और इनके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो इंटर डिजिटेड हो जाएंगे, या मैं फिलहाल कहूं तो इनके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कोरियोनिक विलाई जो है वो मैटरनल टिश्यूज में और मैटरनल यूट्राइन टिश्यूज और मैटरनल ब्लड में क्या होंगे, धंस जाएंगे, एक तरीके से उससे सराउंडेड हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यूज जब आपस में इंटर डिजिटेड होते हैं तो यूट्राइन टिश्यूज और कोरियोनिक विलाई के इंटर डिजिटेड होने से जो ज्वाइंटली एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट का फॉर्मेशन होगा उसे ही हम प्लेसेंटा कहते हैं। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो आप ऐसे समझिए कि
इंटरडिजिटेड का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे हाथों की जो अंगुलियां हैं, मैंने एक हाथ की अपनी अंगुलियां ली और ये दूसरे हाथ की अंगुलियां ली, इनको मैंने आपस में इस तरीके से क्रॉस फिक्स कर दिया, यानी कि इंटरडिजिटेड कर दिया। डिजिट्स का मतलब अंगुलियां हैं। तो जिस तरीके से एक हाथ की जो अंगुलियां हैं और दूसरे हाथ की अंगुलियां जो हैं वो आपस में क्लोज एंड क्रॉस फिटिंग बाइंडिंग कर लेती हैं, एक दूसरे से इस तरीके से क्रॉस एंड क्लोज अटैच हो जाती हैं, तो मैं कह सकता हूं कि इसी तरह से जो कोरियोनिक विलाई है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के, वो मैटरनल या यूटेराइन टिश्यूज जो हैं उनके साथ इंटरडिजिटेड हो जाते हैं, और इनके इंटरडिजिटेड होने से जो ज्वाइंट स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। फॉर एग्जाम्पल आप कंसीडर करिए कि ये जो फिंगर्स हैं वो कोरियोनिक विलाई हैं, ठीक है, एंड ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिस भी सेल्स से अपेयर हो रहे हैं, मान लीजिए ये जो सेल्स हैं इनको मैं नाम देता हूं दे आर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं। आप प्रैक्टिकल अप्रोच से समझिए, तो ये वाला हैंड जो है उसको मैंने ट्रोफोब्लास्ट सेल बोल दिया, और इससे निकलने वाले जो प्रोजेक्शन है उनको मैंने नाम दे दिया कोरियोनिक विलाई। ओके, अब हम देखेंगे इसी तरह से ये दूसरा वाला जो हाथ है इसको आप मान लीजिए कि ये यूटेराइन टिश्यूज हैं। ये क्या है? यूटेराइन टिश्यूज। तो कोरियोनिक विलाई कहां से अपेयर हो रही हैं? फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। एंड यूटेराइन टिश्यूज का मतलब क्या हुआ? तो मदर की जो यूटेरस है उसमें जो एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर है उनके टिश्यूज को हम जनरली यहां पर टर्म यूज कर रहे हैं यूटेराइन टिश्यूज। तो ये यूटेरस के टिश्यूज हैं और ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, और उनसे अपेयर होने वाले ये क्या है? कोरियोनिक विलाई। तो कोरियोनिक विलाई यूटेराइन टिश्यूज में इस तरीके से धस जाती हैं जैसे कि हम दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में क्रॉस लिंक करते हैं, उसी तरीके से बहुत टाइटली कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यूज आपस में इंटरडिजिटेड हो जाते हैं, और इंटरडिजिटेड होने से जो ये ज्वाइंट स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस ज्वाइंट स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लेसेंटा। एंड प्लेसेंटा जो है वो एक ऐसी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो कि मदर टू फीटस एंड फीटस टू मदर वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रेंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल, इनका ट्रांसपोर्टेशन करेगी, और फीटस जो है वो मदर से न्यूट्रेंट और ऑक्सीजन इस प्लेसेंटा यानी इस फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट से ऑब्टेन करेंगे, और अपने वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को मदर की बॉडी में भी फीटस प्लेसेंटा के थ्रू ही पहुंचाएगा। तो यहां का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है मैं उसको एक बार रिवाइज करता हूं, जैसे हमें अब एकदम क्लियर होना चाहिए कोरियोनिक विलाई क्या है। एक शब्द ये है। दूसरा हमें एकदम एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए इनर सेल मास क्या है, ठीक है ना। ट्रोफोब्लास्ट क्या है, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पर हमें पता होना चाहिए ब्लास्टोसिस्ट क्या है। उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए यूटेराइन टिश्यूज क्या है जिनके साथ मैटरनल ब्लड वेसल्स भी होंगी। और इन सब के साथ हमें मालूम होना चाहिए प्लेसेंटा क्या है। तो अब मैं एक ऐसा डायग्राम आपके सामने रख रहा हूं जिससे आपको इन सभी टर्म्स के एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो समझ में आ सके, यानी कि कोरियोनिक विलाई, इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट, यूट्राइन टिश्यू प्लस मैटरनल ब्लड वेसल्स एंड प्लेसेंटा, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप मान लीजिए कि मैं एक ऐसे स्ट्रक्चर को यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं जिससे आपको ये सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो सकें। मान लीजिए इस तरीके से ये जो है मैंने ब्लास्टोसिस्ट की आउटर मोस्ट कवरिंग बना दी जो किन सेल से मिलकर बनी हुई है, तो आप कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट सेल। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या है, तो आप कहेंगे दैट इज पेरिफेरल सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से जो सेल्स कवर्ड करती हैं उनको मैं नाम दे रहा हूं यहां पर ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है ना। तो ये ब्लास्टोसिस्ट को पेरिफेरल कवर करने वाली सेल्स मैंने बना दी हैं और इनको हमने नाम दे दिया ट्रोफोब्लास्ट।
अब ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो पेरिफेरल ब्लास्टोसिस्ट को कवर्ड करने का काम करती हैं। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और हम जानते हैं कि अंदर एक इनर सेल मास होता है इस तरीके से, तो ये मैंने अंदर इनर सेल मास को बना दिया, ये ठीक है ना। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसको मैं फिर से एक बार बता देता हूं। ये जो सेल्स हैं ये ट्रोफोब्लास्ट हैं, अंदर जो सेल्स दिख रही हैं आपको ब्लास्टोसिस्ट में, इनको हम इनर सेल मास कहते हैं, ICM, ठीक है ना। अब हमने स्टार्ट कहां से किया कि जब ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट यूट्राइन टिश्यूज से होता है, मैटरनल ब्लड और यूट्राइन टिश्यूज से होता है, तो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स जो है या ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स हैं वो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती हैं, ठीक है ना। तो मैं यहां पर अब कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता हूं जिन्हें आपको ध्यान से देखना है। तो यहां पर इस तरीके से ये ट्रोफोब्लास्ट सेल कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएंगी, लाइक दिस। ये कौन बना रही हैं? ब्लास्टोसिस्ट की ही ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो यूटेराइन टिश्यूज के कांटेक्ट में आती हैं इम्प्लांटेशन के दौरान, ठीक है ना। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को मैं नाम दे देता हूं यहां पर कोरियोनिक विलाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक चीज ये हो गई। अब मुझे क्या करना है कि इन कोरियोनिक विलाई को मैटरनल टिश्यूज के साथ इंटरडिजिटेट करना है ताकि मैं प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर सकूं। तो इस तरीके से मान लीजिए ये जो है वो यूटेराइन टिश्यूज हैं और यूटेराइन टिश्यूज से इस तरीके से जो कोरियोनिक विलाई हैं वो इंटरडिजिटेट हो जाती है, लाइक दिस। तो इसको मैं नाम देता हूं, दैट इज द यूटेराइन टिश्यूज एंड प्लस मैटरनल ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि यूट्राइन टिश्यूज एंड मैटरनल ब्लड वेसल से ट्रोफोब्लास्ट सेल से अपेयर होने वाले कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो इंटरडिजिटेड हो जाते हैं। तो ज्वाइंटली इंटरडिजिटेड होने के बाद कोरियोनिक विलाई और मैटरनल टिश्यूज जो ज्वाइंटली एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें फीटल पार्ट भी है कोरियोनिक विलाई और जिसमें मैटरनल पार्ट भी है मैटरनल टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स, उस ज्वाइंटली इंटरडिजिटेड पार्ट को हम नाम दे रहे हैं यहां पर प्लेसेंटा। तो दैट इज द प्लेसेंटा। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो इनर सेल मास की सेल्स हैं एक्चुअली यही सेल्स आगे चलकर फ्यूचर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगी। एक चीज ये भी यहां पर आपको समझ में आना चाहिए। और इनर सेल मास में दो डिफरेंट कैटेगरीज की सेल्स इन्वॉल्व हैं। एक ऐसी सेल्स जिनको मैं हाईलाइटेड कर देता हूं, एक ऐसी सेल्स जो आगे चलकर एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती हैं। यानी कि इनर सेल मास में कुछ सेल्स ऐसी है जो आगे चलकर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगी। और जो सेल्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म में ट्रांसफॉर्म्ड हो रही हैं वो सेल्स किनका फॉर्मेशन करेंगी? तो वो फॉर्मेशन करेंगी जर्म लेयर्स का। तो इनर सेल मास में ऐसी सेल्स जो फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो आगे चलकर आउटर मोस्ट जर्म लेयर एक्टोडर्म, इनर मोस्ट जर्म लेयर एंडोडर्म और इन दोनों के बीच में एक और जर्म लेयर होगी क्योंकि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक है और नाम होगा मीजोडर्म। और ये तीनों जर्म लेयर्स फाइनली क्या करती हैं? तो ये तीनों जर्म लेयर्स गिव राइज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगी, एम्ब्रियो के डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यूज का फॉर्मेशन करेंगी। ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है ना। दूसरी ऐसी सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं इनर सेल मास में, ये आपको बहुत केयरफुली याद रखना है,
जिनको मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ इस कलर से, ऐसी सेल्स जिनको मैं येलोइश कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, और वो सेल्स लिटरली क्या है, तो दे आर स्टेम सेल्स। और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर मैं इनको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स लिख दूं, क्योंकि एम्ब्रियो में प्रेजेंट स्टेम सेल्स को मैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स लिख सकता हूं। और इन स्टेम सेल्स को हम कह सकते हैं कि दे आर डिविजनल सेल्स। ये कॉन्टिन्यूअस अपना डिवीजन करने की कैपेसिटी रखती हैं, एंड दे कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ सेल्स ऑफ बॉडी। और ये डिफरेंशिएट होकर बॉडी की किसी भी टाइप की सेल्स को बना सकती हैं। स्किन सेल्स में भी इनका डिफरेंशिएशन हो सकता है, हार्ट सेल में भी इनका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो इस कंसेप्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो सेल इनर सेल मास में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म में डिफरेंशिएट हो रही है, दे गिव राइज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। और आगे चलकर अगर मेसोडर्म सेल्स का हमें और भी ज़्यादा सिंथेसिस करना है, तो जो स्टेम सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूअसली इनर सेल मास की पॉपुलेशन को बढ़ाती रहेंगी, सेल पॉपुलेशन को ग्रो करती रहेंगी, और उनमें से फिर अगेन कुछ स्टेम सेल्स कैन ट्रांसफॉर्म्ड और डिफरेंशिएट इनटू एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म सेल्स या जर्म लेयर्स। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि इनर सेल मास जो है ऑल ओवर वो फ्यूचर एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। एंड आफ्टर द इम्प्लांटेशन, इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन, इनर सेल मास डिफरेंशिएट होना स्टार्ट कर देता है इनटू एम्ब्रियो। ये भी हमें पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ तक के कंसेप्ट्स को अगर आप समझ चुके हैं तो आपको बहुत अच्छे से अभी तक ये समझ में आ चुका होगा कि कोरियोनिक विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर इनर सेल मास ऐसा मास ऑफ सेल्स है जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन करेगा। साथ में इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स भी प्रेजेंट होंगी। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आर पेरिफेरल सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, जो चारों तरफ से ब्लास्टोसिस्ट को कवर्ड करके रखती है। ब्लास्टोसिस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इम्प्लांटेड होने के लिए प्रिपेयर्ड होता है फ्रॉम मॉर्यूला एंड यूट्राइन टिश्यूज एंड मैटरनल ब्लड वेसल्स। हमारा मतलब है कि यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम लेयर है या यूट्राइन वॉल जो है उसके टिश्यूज़ को हम यूट्राइन टिश्यूज़ कहेंगे, जिसमें ब्लड की जो सप्लाई है उसको हम मैटरनल ब्लड वेसल्स कह सकते हैं। एंड प्लेसेंटा एक ऐसी ज्वाइंट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है जो ट्रोफोब्लास्ट सेल से निकलने वाले फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कोरियोनिक विलाई का यूट्राइन टिश्यूज एंड मैटरनल ब्लड के साथ इंटरडिजिटेड होने से बनती है। और ये किस काम में आती हैं, तो हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा के फंक्शन को अगर आपको समझना है तो मैं आपको बता दूं, ये दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस प्ले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो प्लेसेंटा का फंक्शन ये है कि दे एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट भी करता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स बिटवीन मदर एंड फीटस। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स बिटवीन मदर एंड फीटस, इस कंसेप्ट को अगर आपको समझना है कि किस तरीके से जो प्लेसेंटा है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, तो मैं आपको बताता हूं कि प्लेसेंटा से 4 बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और जो भी हार्मोन प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी इन फीमेल। तो पहला हार्मोन जो प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, जिसको हम HCG कहते हैं। इसका फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूं। सेकेंड हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द प्लेसेंटा दैट इज HPL यानी ह्यूमन प्रोलैक्टिन या ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। एंड थर्ड हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम प्लेसेंटा वो है एस्ट्रोजन। हालांकि एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन जो है वो प्लेसेंटा से भी पहले कॉर्पस ल्यूटियम से हो रहा होता है। सिमिलरली नेक्स्ट और लास्ट हार्मोन विच प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा वो है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन भी प्लेसेंटा से पहले एक प्रेग्नेंट फीमेल में कॉर्पस ल्यूटियम से हो रहा होता है। ये आप पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से प्लेसेंटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स बिटवीन मदर एंड फीटस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं बात करता हूं कि 2 डिफरेंट डायरेक्शन है मदर टू फीटस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल जो होता है। अगर मैं उसकी बात करूं तो याद रखिए मदर टू फीटस, मदर फीटस को क्या सप्लाई करती है? ऑक्सीजन, दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ फीटस, एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है।
तो अल्टीमेटली मदर से फीटस को जो ऑब्टेन होता है थ्रू द प्लेसेंटा वो है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रेंट्स। आपको ये भी याद रखना है कि मदर जो है वो अपनी प्लेसेंटा के थ्रू अपने फीटस को IgG एंटीबॉडी भी प्रोवाइड कर सकती है। IgG एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोबिन गामा। और आप इम्यूनोलॉजी में शायद ये पढ़ते होंगे, देयर आर 5 क्लास ऑफ एंटीबॉडीज, IgG, IgA, IgD, IgE, IgM। तो IgG यानी इम्यूनोग्लोबिन गामा जो है, आपको याद रखना है ये ऐसी एक लौती इम्यूनोग्लोबिन है विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा को क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। और इस तरीके से मदर जो है वो अपने फीटस को इस तरीके से इस एंटीबॉडी के जरिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम भी करती है। तो याद रखिए मदर टू फीटस जो सप्लाइड होते हैं मटेरियल ऑक्सीजन एंड न्यूट्रेंट्स। ऑब्वियसली एक फीटस को मदर से क्या चाहिए होगा, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए होगा, उसको न्यूट्रेंट्स चाहिए होंगे। एम्ब्रियो टू मदर, अब मदर से फीटस क्या ऑब्टेन कर रहा है वो तो आपको पता चल गया, लेकिन एम्ब्रियो मदर को क्या देता है। तो हमेशा याद रखिए बच्चा जब मदर के पेट में होता है तब भी वो काम की चीजें लेता है और फालतू की चीजें मदर को देता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ऑलमोस्ट तब भी ये देखने को मिलता है कि वो अपने मदर से काम की चीजें ले रहे होते हैं, यानी पैसा ले रहे होते हैं, अपने पसंद का मोबाइल ले रहे होते हैं, अपने पसंद के कपड़े ले रहे होते हैं, लेकिन वो मदर को क्या दे रहे होते हैं, अभी भी फालतू की टेंशन दे रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली ये कहानी जो है वो जन्म के पहले भी है और जन्म के बाद भी है। तो एम्ब्रियो जो अपनी मदर को प्रोवाइड करता है वो वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीशनल मटेरियल, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को एक्सक्रीशन कर रहा होता है प्लेसेंटा के थ्रू, एंड अदर वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो उसके मेटाबॉलिज्म के दौरान जो भी वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन होता है एज वेल एज जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल है उनके एक्सक्रीशन के लिए एक फीटस या एम्ब्रियो अपनी मदर को ये सभी चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है। तो काम की चीजें क्या कर रहा है वो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू ले रहा है, और वेस्ट मटेरियल को यानी CO2 और वेस्ट मटेरियल को वो मदर को देने का काम कर रहा है। प्लेसेंटल हार्मोन्स, अब कई बार नीट एग्जाम में ये आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से हार्मोन जो हैं वो प्लेसेंटल हार्मोन्स नहीं है, या कौन से हार्मोन्स जो हैं वो प्लेसेंटल हार्मोन्स हैं। तो अभी मैंने बताया देयर आर 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होते हैं, तो हम उनको प्लेसेंटल हार्मोन्स कह सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए। तो 4 हार्मोन्स हैं जो प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होते हैं। नंबर 1 HCG। HCG का फुल फॉर्म मैंने आपसे कहा था, मैं आपको आगे बताता हूं, तो ये लिख लीजिए फुल फॉर्म, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। और ये आपको याद रखना है कि HCG का फंक्शन क्या होता है। तो याद रखिए HCG प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है और ये बेसिकली क्या करता है, टेक ओवर द फंक्शन ऑफ LH। अब क्या मतलब हुआ टेक ओवर द फंक्शन ऑफ LH? तो HCG जो है वो प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है जस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन। जैसे ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है आप देखेंगे HCG को प्रोड्यूस करना प्लेसेंटा स्टार्ट कर देता है, और HCG जैसे ही प्रोड्यूस होता है वो LH हार्मोन, ल्यूथिनाइजिंग हार्मोन के फंक्शन को टेक ओवर करता है। तो अभी तक LH जो था वो कॉर्पस ल्यूटियम की हेल्थ को मेंटेन करने का काम कर रहा था, लेकिन आपने पढ़ा है कि जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ल्यूटियल फेज होती है वो मैक्सिमम 12 से 14 दिन की होती है, और हम जानते हैं कि 14 डेज तक तो प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम कर सकता है, क्योंकि 14 दिन तक LH जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम की हेल्थ को मेंटेन करेगा, उसको डीजेनरेट होने से रोकेगा। लेकिन प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो जाती है तो उसके बाद भी प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन फीमेल की बॉडी में कंटिन्यूअसली होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। तो अब LH जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम की हेल्थ को मेंटेन केवल 14 दिन तक कर सकता है, लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल में कॉर्पस ल्यूटियम को 4 महीने तक मेंटेन करने के लिए कि वो डीजेनरेट ना हो, ये काम कौन प्ले करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो इट टेक ओवर द फंक्शन ऑफ LH। दैट मीन्स कि HCG क्या करेगा, HCG जो होगा वो बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम जो है
ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसको कंटिन्यू रखेगा कि वो सीक्रीशन करता रहे प्रोजेस्टेरॉन का लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक, इवन आफ्टर नॉर्मल लाइफ। तो एक कॉर्पस ल्यूटियम की नॉर्मल लाइफ 14 दिन है केवल, लेकिन अगर HCG का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है प्लेसेंटा से तो ये टेक ओवर द फंक्शन ऑफ LH एंड ये अब कॉर्पस ल्यूटियम की हेल्थ को मेंटेन करेगा और अप टू 4 मंथ, 4 मंथ तक आप देखेंगे जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन करता रहेगा, एज वेल एज सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन भी होता रहेगा। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कॉर्पस ल्यूटियम से 4 महीने तक बन सकते हैं, कंडीशन अप्लाइड अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाता है एंड प्लेसेंटा का फॉर्मेशन भी हो जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा जैसे ही HCG को प्रोड्यूस करेगी टेक ओवर द फंक्शन ऑफ LH, देन अब कॉर्पस ल्यूटियम 4 महीने तक जिंदा रहेगा और वो ओवरी से प्रोड्यूस करता रहेगा प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन HPL। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HPL? तो आपका आंसर होगा HPL जो है वो एक ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन है, और आप इसको देख रहे हैं, इसमें नाम से समझ में आ रहा है लैक्टोजन यानी मिल्क से रिलेटेड है। तो आपको एक फंक्शन मैं ऑलरेडी बता देता हूं जो आपको यहां पर नहीं लिखा हुआ है, वो ये कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी HPL हार्मोन जो है वो प्रेग्नेंट फीमेल में जैसे ही 3 to 4 वीक का फीटस हो जाता है, यानी एग्जैक्टली 3 to 4 या मैक्सिमम 5 वीक तक की फीटल एज जब हो जाती है, तो HPL इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। ठीक है ना? तो आपको ये चीज याद रखना है कि प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन एक प्रेग्नेंट फीमेल में होता है, डेफिनेटली होता है। देखिए प्रोलैक्टिन का वैसे इंपॉर्टेंट रोल लैक्टेशन में है। जब एक फीमेल पार्चुरेशन के दौरान अपने न्यू बॉर्न बेबी को जन्म दे देती है, देन आफ्टर प्रोलैक्टिन जो है वो एल्वियोलाई सेल्स ऑफ द ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड में मिल्क सीक्रीशन को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है। लेकिन आपको बता दूं एक प्रेग्नेंट फीमेल में भी प्रोलैक्टिन का कंसंट्रेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है, हालांकि नॉर्मल फीमेल से कई गुना ज़्यादा, लेकिन लैक्टेशनल फीमेल के कंपेरिजन में बहुत कम। और ये प्लेसेंटल लैक्टोजन जो हार्मोन है HPL वो एक्चुअली में क्या करता है कि प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए किस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है? तो आपका आंसर होगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन का फॉर्मेशन या सिंथेसिस करे, इसके लिए HPL स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और यही रीजन है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इवन आफ्टर 4 to 5 वीक ऑफ फीटल एज एक फीमेल में जो प्रेग्नेंट है उसमें प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उस समय जो फीमेल है वो लैक्टेशन नहीं करा सकती। उसमें मिल्क का प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है बट मिल्क का इजेक्शन नहीं होता या मिल्क का प्रोडक्शन भी बहुत कम हो रहा होता है। लेकिन जब पार्चुरेशन कंप्लीट हो जाता है तो आप देखते हैं उसके बाद फीमेल में मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो रैपिडली स्टार्ट हो जाता है और मिल्क का इजेक्शन भी होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो लैक्टेशन करना स्टार्ट कर सकती है। तो उसका रीज़न वहाँ पर ये होता है कि प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन जो है वो लैक्टेशनल ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा होता है कंसंट्रेशन वाइज, लेकिन एक प्रेग्नेंट फीमेल में भी प्रोलैक्टिन का कंसंट्रेशन प्रॉपरली प्रोड्यूस हो रहा होता है, बहुत लार्ज नहीं पर एक प्रॉपर अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो कि अगर एक नॉर्मल फीमेल के कंपैरिजन में स्टडी किया जाए तो कई सेवरल फोल्ड जो है वो ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन कौन है? HPL, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। लेकिन लैक्टेशन के दौरान HPL तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो पार्चुरेशन के समय ही बेबी के साथ बाहर पुश्ड ऑफ हो जाती है, बाहर निकल जाती है बच्चे के साथ। तो फिर लैक्टेशन के समय प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने की जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगा, वो बेस्ड है बेसिकली सेंसरी इंपल्स पर। जब बच्चा क्राई करता है, रोता है, या वो सक करता है मदर के निप्पल्स को, तो मदर के कह सकते हैं निप्पल से कुछ ऐसे सेंसरी इंपल्स पैदा होते हैं जो उसके ब्रेन तक जाते हैं, और ब्रेन में हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन के लिए, एज वेल एज ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है वहां पर, मैं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज बता रहा हूं जो मैं लैक्टेशन में भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो प्रोलैक्टिन ये करता है कि मिल्क का प्रोडक्शन करता है फ्रॉम द एल्वियोलाई सेल, और मिल्क एल्वियोलाई सेल से प्रोड्यूस होकर ल्यूमेन में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, तो मायो एपिथेलियल सेल्स जो कि अराउंड द
एल्वुलाई सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एल्वुलाई सेल्स को, जिससे ल्यूमेन में भरा हुआ मिल्क इजेक्टेड होता है इनटू मेमोरी डक्ट और वो फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू निप्पल के माध्यम से बाहर रिलीज हो जाता है। तो मिल्क का प्रोडक्शन, प्रोलैक्टिन, मिल्क का इजेक्शन, ऑक्सीटोसिन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि इसको हम लैक्टेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो है वो एचपीएल प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन प्रिंसिपल फंक्शन के ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजिन का क्या काम है वो मैं आपको बताऊं। ये प्लेसेंटा की हेल्थ को मेंटेन भी करता है। इसका एक और नाम भी है ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन। तो देखो मेमोरी ग्लैंड से नाम आया मेमोट्रोपिन, तो ये मेमोट्रोपिन या लैक्टोजिन का जो रिलेशन है वो प्रोलैक्टिन से है। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। It's mainly modify the metabolic state of mother during the pregnancy to facilitate the energy supply of the fetus. तो एक मदर में अगर बात करें तो जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है वो कंपैरेटिवली एक नॉर्मल फीमेल से अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा होता है और मदर को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मदर को अपने मेटाबॉलिज्म या न्यूट्रेंट या एटीपी प्रोडक्शन के साथ साथ अपने फीटस के लिए भी न्यूट्रेंट को अपटेक और उसका मेटाबॉलिज्म करना होता है। तो ऑब्वियसली वहाँ पर ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन यानी कि HPL जो है वो मेटाबॉलिक स्टेट को मॉडिफाई करता है मदर की ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और एनर्जी सप्लाई फीटस को प्रॉपरली होती रहे इसके लिए फैसिलिटेट करता है। तीसरा और चौथा जो हार्मोन्स प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है बच्चों, उसमें से थर्ड नंबर वाले का नाम है एस्ट्रोजन एंड फोर्थ नंबर पर प्रोजेस्टेरॉन। कभी भी आपसे अगर पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन एक प्रेग्नेंट फीमेल में कौन करता है, तो आप बोलेंगे इनिशियल 3 to 4 मंथ तक तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन कॉर्पस ल्यूटियम करता है। हम जानते हैं कि HCG ने कॉर्पस ल्यूटियम की हेल्थ को 4 महीने तक के लिए क्या कर दिया है, मेंटेन कर दिया है, अप टू 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रोजेस्टेरॉन है प्लस सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, इनका प्रोडक्शन Cl यानी कॉर्पस ल्यूटियम करता है। लेकिन आफ्टर 3 to 4 मंथ आप जानते हैं कि प्लेसेंटा खुद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को बनाना स्टार्ट कर देती है। दैट इज द रीजन कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद फीमेल की बॉडी में अब चांस ऑफ मिसकैरियज जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि प्लेसेंटा खुद वो हार्मोन्स बनाने लगती है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए काफ़ी एसेंशियल हार्मोन्स हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि एस्ट्रोजन आफ्टर एंड बिफोर डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही डीजेनरेट हो जाता है या होने वाला होता है उससे पहले ही प्लेसेंटा क्या कर देती है, एस्ट्रोजन को और प्रोजेस्टेरॉन को बनाना स्टार्ट कर देती है और मेंटेन करती है किसको, प्रेगनेंसी को। इसके अलावा एक और हार्मोन्स है जो प्लेसेंटल हार्मोन्स नहीं है, हालांकि प्लेसेंटा से भी इसका प्रोडक्शन होता है बट हमारी एनसीईआरटी ऐसा नहीं कहती। एक और हार्मोन है जो ओवरी से रिलीज होता है और वो केवल प्रेग्नेंट फीमेल में होता है। किसी भी नॉर्मल फीमेल में ओवरी से रिलैक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होता, बट इन प्रेग्नेंट फीमेल रिलैक्सिन इज आल्सो सीक्रेटेड बाय द ओवरी। ओवरी से बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो बनते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जैसे कॉर्पस ल्यूटियम जब तक जिंदा है तब तक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन भाई ओवरी से ही बन रहे हैं। बट एक प्रेग्नेंट फीमेल में स्पेशली ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, जब वो बच्चे को बर्थ देने वाली होती है उस समय एक हार्मोन ओवरी से बनता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। और रिलैक्सिन के नाम से आपको समझ में आ रहा है रिलैक्स, तो हमें कई बार कंफ्यूजन होता है रिलैक्सिन का काम कहीं यूट्रस को रिलैक्स करना तो नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं भाई, पार्चुरेशन के टाइम पर यूट्रस को रिलैक्स रहने की जरूरत नहीं है। पार्चुरेशन यानी बर्थ के टाइम पर यूट्रस को स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करने की जरूरत है। अगर यूट्रस रिलैक्स हो जाएगा तो फिर भाई पार्चुरेशन की प्रोसेस कैसे कंडक्टेड होगी, क्योंकि बेबी विल बी पुश्ड ऑफ। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा और यूट्रस में ग्रेट कॉन्ट्रैक्शन होगा तब बेबी विल बी पुश्ड ऑफ। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो बेबी बाहर पुश्ड ऑफ नहीं होगा। तो रिलैक्सिन का मतलब भले ही रिलैक्स है, लेकिन इसका मतलब कि ये हार्मोन यूट्रस को रिलैक्स करने का काम नहीं करता है। द रिलैक्सिंग इफेक्ट ऑफ यूट्रस जो है वो मेंटेन कर रहा है अभी तक कौन, प्रोजेस्टेरॉन। ये भी मैं आपको बता देता हूं, इसको डिटेल डिस्कशन हम लाएंगे पार्चुरेशन में। तो रिलैक्सिन हार्मोन का जो रोल है वो आपको बता देता हूं कि ये हार्मोन एक्चुअली ड्यूरिंग द पार्चुरेशन जो लिगामेंट्स हैं उनको रिलैक्स करता है। हम सभी जानते हैं कि जो यूट्रस होता है लाइक दिस, ये अगर मान लीजिए यूट्रस है तो यूट्रस लिगामेंट से अटैच होता है ओवरी से भी,
या ओवरी अटैच होती है यूट्रस से लिगामेंट की हेल्प से। साथ में आप जानते हैं कि यूट्रस पेल्विक वॉल से भी अटैच होता है लिगामेंट्स की हेल्प से। तो जो भी यूट्रस से लिगामेंट्स जुड़े हुए हैं, जो यूट्रस को ओवरी से कनेक्ट कर रहे हैं, यूट्रस को पेल्विक रीजन से अटैच कर रहे हैं, वो सभी लिगामेंट्स को रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स कर देता है, ताकि जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो, देखिए आप, जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो, ये आप देख रहे हैं यहां पर यूट्रस में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो जब यूट्रस में ग्रेट कॉन्ट्रैक्शन हो तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यूट्रस के लिगामेंट्स खिंचे ना, वो टूट ना जाए, इस वजह से रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो यूट्रस से जो भी लिगामेंट्स हैं पेल्विस रीजन में, उनको वो रिलैक्स कर देता है, ढीला कर देता है, ताकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लिगामेंट्स में खिंचाव की प्रॉब्लम ना आए। साथ ही ये सॉफ्ट और वाइड करने का काम करता है सर्विक्स को। व्हाट इज द सर्विक्स? दैट इज द नैरो ओपनिंग ऑफ यूट्रस। सर्विक्स क्या है? तो आप कहेंगे नैरो ओपनिंग ऑफ यूट्रस। तो सर्विक्स के थ्रू ही जो बेबी होता है वो बाहर की तरफ पुश्ड ऑफ होता है। और हम जानते हैं सर्वाइकल कैनाल जो है वो प्लस वेजाइना जो है उसको हम एक साथ क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं। सर्विक्स की कैनाल को हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं और प्लस वेजाइना, दोनों को एक साथ कहा जाता है बर्थ कैनाल। तो याद रखिए, बच्चे का बर्थ तो बर्थ कैनाल से ही होगा ना, और बर्थ कैनाल में सर्विक्स या सर्वाइकल कैनाल इन्वॉल्व है। तो सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट और वाइड यानी चौड़ी हो जाए, ताकि बच्चे को बाहर पुश्ड ऑफ होने में, निकलने में प्रॉब्लम नहीं आए। इसलिए ये फंक्शन भी कौन रोल प्ले करता है भाई? रिलैक्सिन। तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिलैक्सिन हार्मोन। नंबर 1 कि ये लिगामेंट्स को रिलैक्स करता है जो पेल्विक रीजन से यूट्रस को जोड़ते हैं, और सॉफ्ट और वाइड करता है सर्विक्स को, ताकि बच्चे की डिलीवरी में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना आए, वो बहुत आसानी से इजीली जो है वो बाहर इजेक्टेड हो सके। तो इस तरीके से हमने 4 हार्मोन्स जो हैं वो याद रख लिए, जो प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होते हैं। HCG, HP यानी कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, मैंने यहां पर बताया हुआ है आपको, ह्यूमन सोमेटोमेमोट्रोपिन, ठीक है ना। उसके अलावा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी से एक हार्मोन बनता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और स्पेशली ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, दैट इज द रिलैक्सिन, जो कि पेल्विस रीजन से यूट्रस को जोड़ने वाले लिगामेंट्स को रिलैक्स करता है, सर्विक्स को वाइड और सॉफ्ट बनाता है, ताकि डिलीवरी में प्रॉब्लम ना आए। अब मैं बात करता हूं हार्मोन्स विच ओनली प्रोड्यूस्ड इन वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा, और ये एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है प्रेगनेंसी टॉपिक से। आपसे पूछा जाएगा वो कौन से हार्मोन्स हैं जो केवल और केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही एक महिला में प्रोड्यूस होते हैं। तो आपका आंसर होगा सबसे पहला HCG। अभी अभी हमने आपको पढ़ाया है कि HCG केवल और केवल प्लेसेंटा से बनता हो। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली किसी फीमेल में तभी होगा जब वो प्रेग्नेंट होगी। तो HCG जो है वो एक ऐसा हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो केवल एक प्रेग्नेंट फीमेल में बनता है। आपको बता दूं कि HCG हार्मोन जो है वो क्या फंक्शन प्ले करता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, टेक ओवर द फंक्शन ऑफ LH, ठीक है ना। लेकिन इसका एक और इंपॉर्टेंट महत्व है, किसी भी फीमेल को अपना अगर प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन के माध्यम से लगाना है, यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यूरिन टेस्ट को हम प्रेगनेंसी टेस्ट मानते हैं जनरली, तो इस हार्मोन की प्रेजेंस अगर यूरिन में है तो हम जनरली एक स्ट्रिप या एक टेस्ट किट के माध्यम से उसमें आने वाले बैंड को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है, यानी दैट इज़ द वेरी चीप एंड इजी टेस्ट फॉर द प्रेगनेंसी। किसी भी फीमेल प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए जो किट हम यूज़ करते हैं वो किस हार्मोन पर बेस्ड होती है? HCG। तो याद रखिए HCG हार्मोन इज ऑल्सो यूजफुल फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट बाय यूरिन। आपको बता दूं कि इस तरीके से एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है जिसमें आप देख सकते हैं बैंड जो अपेयर होते हैं वो इंडिकेट करते हैं फीमेल में प्रेगनेंसी है या नहीं है। और ये टेस्ट किट जो बेसिकली बेस्ड होती है वो HCG हार्मोन में होती है, बिकॉज HCG ओनली प्रोड्यूस्ड इन प्रेग्नेंट फीमेल, और इसकी प्रेजेंस आपको यूरिन में भी मिल सकती है। दूसरा हार्मोन जो केवल प्रेग्नेंट फीमेल में प्रोड्यूस होता है उसका नाम है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये भी कहाँ से प्रोड्यूस होता है? प्लेसेंटा से, और ये केवल प्रेग्नेंट फीमेल में ही पाया जाएगा, जो मदर की मेटाबॉलिक कह सकते हैं स्टेट को इंप्रूव करेगा, ताकि वो फीटस को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई कर सके। और तीसरा हार्मोन जो प्रेग्नेंट फीमेल में मिलेगा लेकिन वो प्लेसेंटा से नहीं ओवरी से प्रोड्यूस होगा एज पर NCERT, वो है रिलैक्सिन, जिसका मैंने आपको महत्व बता दिया है कि रिलैक्सिन
पेल्विस से अटैच करने वाले जो लिगामेंट हैं यूट्रस को, उनको रिलैक्स करता है, एज वेल एज ये वाइड और सॉफ्ट करता है सर्विक्स को, ताकि पार्चुरेशन में प्रॉब्लम ना हो। अब ऐसे भी क्वेश्चंस नीट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं प्रेगनेंसी टॉपिक से कि हार्मोन्स नेम विच प्रेजेंट इन सेवरल फोल्ड्स हाई कंसंट्रेशन इन प्रेग्नेंट फीमेल, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जो फीमेल, जो प्रेग्नेंट फीमेल उसमें सेवरल फोल्ड हाई कंसंट्रेशन में होंगे। यहां पर आप एक क्वेश्चन में ये चीज जरूर समझें कि वो नॉर्मल फीमेल में भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो केवल प्रेग्नेंट फीमेल में होंगे, वो नॉर्मल फीमेल में भी हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन का जो मेन की कंसेप्ट है वो ये है कि वो सेवरल फोल्ड हाई कंसंट्रेशन में होंगे प्रेग्नेंट फीमेल में, जबकि अगर उनकी प्रेजेंस हम नॉर्मल फीमेल में देखें तो उनकी कंसंट्रेशन हाइयर नहीं होंगे। तो यहां पर आपको याद रखना है ऐसे कौन से हार्मोन हैं जो कि आपको प्रेग्नेंट फीमेल में मिलेंगे, केवल प्रेग्नेंट फीमेल में मिलेंगे। तो HCG, HPL, एस्ट्रोजन, HPC, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन केवल आपको प्रेग्नेंट फीमेल में मिलेंगे। अब वो हार्मोन्स कौन से हैं जो एक प्रेग्नेंट फीमेल में सेवरल फोल्ड हाई कंसंट्रेशन में होंगे अगर कंपैरिजन करा जाए नॉर्मल फीमेल से। तो देखो एस्ट्रोजन नॉर्मल फीमेल में डेफिनेटली होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, लेकिन आपको मालूम चलेगा कि एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन जो है वो एक प्रेग्नेंट फीमेल में नॉर्मल फीमेल के कंपैरिजन में सेवरल फोल्ड हाई होता है। सिमिलरली प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन भी एक नॉर्मल फीमेल की कंपैरिजन में एक प्रेग्नेंट फीमेल में सेवरल फोल्ड हाई होता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स जो नॉर्मल फीमेल में डेफिनेटली होते हैं पर उनका कंसंट्रेशन जो है वो प्रेग्नेंट फीमेल में बहुत ज़्यादा होता है, वो है कार्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन। तो मैंने आपको बताया कि प्रोलैक्टिन नॉर्मल फीमेल में बनता है पर बहुत ही कम अमाउंट में, और उससे मिल्क का प्रोडक्शन होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आफ्टर 4 to 5 वीक प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन जो है वो एक प्रेग्नेंट फीमेल में होता है, पर इसका कंसंट्रेशन और भी ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है और भी हाइयर प्रोड्यूस होने लगता है तब जब एक फीमेल लैक्टेशन ड्यूरेशन में होती है। तो ये पांचों हार्मोन्स जो हैं जो आपको मिलेंगे एक नॉर्मल फीमेल में भी, एक प्रेग्नेंट फीमेल में भी, लेकिन नॉर्मल फीमेल में ये हार्मोन्स के कंसंट्रेशन कम होंगे और एक प्रेग्नेंट फीमेल में आपको इनके कंसंट्रेशन सेवरल फोल्ड हाइयर मिलेंगे। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इनिशियली प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अप टू 4 मंथ। ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम से। देन आफ्टर ये किससे प्रोड्यूस होते हैं? प्लेसेंटा से। एंड प्रोजेस्टेरॉन मैनली प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन एज वेल एज एस्ट्रोजन। तो मैनली प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन हम किसको बोलते हैं? प्रोजेस्टेरॉन को। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन के साथ सम कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन भी प्रेजेंट हमेशा होता है एक प्रेग्नेंट फीमेल में। और एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन अगर एस्ट्रोजन के उस कंसंट्रेशन से कंपेयर किया जाए कि नॉर्मल फीमेल में, तो सेवरल फोल्ड हाई होता है दोनों का कंसंट्रेशन, ठीक है ना। कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन, इन हार्मोन्स की अगर बात करूं तो दीज हार्मोन्स सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, ये फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं ताकि फीटस में प्रॉपरली ऑर्गन का फॉर्मेशन, टिश्यू का फॉर्मेशन, उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करना। एंड मेटाबॉलिक चेंजेस जो है मदर में, उसको भी ये हार्मोन्स अल्टर्ड या चेंज करते हैं ताकि मदर ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन कर सके, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक नॉर्मल फीमेल के कंपेरिजन में ज़्यादा फास्ट हो सके। तो देयर आर 5 वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स विच आर प्रेजेंट सेवरल फोल्ड हाई कंसंट्रेशन इन प्रेग्नेंट वुमन। तो बच्चों, आपको ये टॉपिक मुझसे स्पीडली पढ़ने के बाद एक एनर्जी ज़रूर आई होगी और आपको सब कुछ बहुत प्रॉपरली समझ में आया होगा। जब हम प्रेगनेंसी पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ फालतू चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे नीट की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड वे में इस टॉपिक को कंप्लीट कराया। आप केवल इतना याद रखें कि प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है किसी भी फीमेल में, तो इम्प्लांटेशन के जस्ट बाद ट्रोफोब्लास्ट सेल्स में कोरियोनिक विलाई सेल्स जो है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन करती हैं जो इंटरडिजिटेड हो जाते हैं यूट्राइन टिश्यूज एंड मैटरनल ब्लड के साथ। प्लेसेंटा एक ज्वाइंट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट का फॉर्मेशन होता है और प्लेसेंटा के फंक्शन मैंने आपको बताया, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करती है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन मदर टू फीटस, फीटस टू मदर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हार्मोन्स जो केवल प्रेग्नेंट फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, मैंने बोला आपसे HCG, HPL एंड रिलैक्सिन और कोई भी नहीं। और जो हार्मोन सेवरल फोल्ड हाई कंसंट्रेशन में होते हैं एक प्रेग्नेंट फीमेल में, अगर उसका कंपैरिजन करें नॉर्मल फीमेल से, तो आपको याद रखना है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसोल, थायरोक्सिन, है ना, और प्रोलैक्टिन। तो ये आपके जो आज के टॉपिक है, मैंने बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया। आई होप कि आपको बड़ा पसंद आया होगा। आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप इसको लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।